हेलो गाइस। हम लोग वापस आ चुके हैं एक नया पॉडकास्ट के साथ। एज ऑलवेज हमारे साथ है कृष्णेंदु और हाय। शौविक जो हम लोग को हाय। मार्केट्स के बारे में बताएंगे। तो आज एक स्पेशल दिन है। तो हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हम सब के तरफ से आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर या शुभ नव वर्ष जो बोलते हैं बंगाल में, वो बोलना चाहेंगे। हाँ, इट्स एक्चुअली बंगाली न्यू ईयर। ये बंगाल में हम लोग इसको न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो सबको शुभ नववर्ष। तो ये हाईलैंड में भी ये मनाया जाता है संक्रांत के हिसाब से। तो दिस इज मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर। सो फ्रॉम एवरी वन ऑफ अस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड शुभ नववर्ष। सो लेट्स बिगिन। सो यस। सोविक, मार्केट क्या कह रहा है? मार्केट का मूड कुछ अभी सुधर गया है पहले से। अच्छा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ है। जैसे कि लास्ट वीक बीटीसी का प्राइस एक्शन के हिसाब से मूवमेंट जिस तरह से होना था, काफ़ी हद तक उसने उस तरह से फॉलो किया। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि इस जोन में बीटीसी, जैसे कि पिछला वीडियो में कहा गया है कि कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो है इस जोन को बीटीसी ने निकाल दिया और 30K के आसपास अभी बेस बनाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दो तीन चीज हम लोग को देखना होगा। नंबर वन है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश साइन है। और दूसरा चीज है, और एक पैटर्न जो कि हम लोग को दिख रहा है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पे जैसे शोल्डर फॉर्म किया गया है और यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे दूसरा शोल्डर है। तो जैसे ही दूसरा शोल्डर ये प्रीवियस वाला शोल्डर को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो फिर ये कंफर्मेशन हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में ये बुलिश साइन है और लॉन्ग टर्म में ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये बीटीसी का प्राइस एक्शन है इस वीक में। और इथेरियम का हम लोग देख लेते हैं। इथेरियम का सेम है, यहाँ पे भी इसका गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। और इथेरियम जो है अपना ये 50 EMA, 200 EMA और 100 EMA, ये जो तीनों लाइन्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ग्रीन, जिसको 50 EMA, ये 50 EMA का सपोर्ट लेके अभी जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि इथेरियम थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करने के लिए आता है या फिर पुल बैक आता है, तो फिर आप लोग इस लाइन को जो है 50 EMA को इसको बेस मान के चल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ये सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक करने का एक चांसेस है। बीटीसी में वापस चलते हैं। बीटीसी में हम लोग मंथली चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज हुआ है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 100-day EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50-day मूविंग एवरेज और 50 एक्सपोनेंशियल एवरेज, 50 EMA जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसको सपोर्ट लेके हमेशा बीटीसी जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। तो फिर लंबे टाइम फ्रेम में हम लोग मंथली चार्ट को इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी भी मंथ में अगर बीटीसी का प्राइस इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, तो फिर वो बियरिश शाइन होगा, नहीं तो फिर वो बुलिश मूवी कंटिन्यू होते रहेगा। करेक्ट। और इसमें ये भी है कि हम लोग अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस मूव के साथ ऑलमोस्ट 3AC का लिक्विडेशन पॉइंट जो था, 3ACD के लिक्विडेशन के बाद जो इथेरियम 2000 ब्रेक करके नीचे गया था, बीटीसी 30,000 के नीचे गया था, तो इस मूव के बाद वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड दैट। तो सिमिलरली FTX के बाद भी बीटीसी ने करीब करीब 16,000 का लो बनाया था, 15,000 समथिंग का। तो वो हम लोगों ने ब्रेक किया। फिर 22,000 से 16,000 का जो मूव था वो बेरिश मूव था, फिर वो ब्रेक हुआ। फिर 22,000 के ऊपर अभी हम लोग मूव किए हैं, 30,000 को ब्रेक करना चाहते हैं। तो जब ये ब्रेक करेगा वी विल बेसिकली बी इरेजिंग द 3AC मूव डाउन। मतलब 3AC जब बैंकरप्ट हुआ था उस टाइम में जो बीटीसी का प्राइस था, इथेरियम का प्राइस था, वी आर ऑलमोस्ट एट पार विद दैट। तो शोविक ने अभी जैसे कहा कि वी आर इन टू ऑलमोस्ट द जोन कि अभी ये ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो बोथ इन टर्म्स ऑफ चार्ट एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मार्केट इवेंट्स ये बहुत बुलिश मूव होगा। सही बात है। हाँ। हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि लाइक आगे हम लोग क्या देख सकते हैं। लाइक अभी तक तो ये हाँ। ट्रेंड्स हम लोग देख चुके हैं।
सो हाँ नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या ट्रेंड्स देख सकते हैं आगे? अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा बीटीसी का वो होगा 40,000 के आसपास, मेजर रेजिस्टेंस लेवल। तो इस रेंज के दौरान मतलब 30,000 टू 40,000 इसके बीच में हम लोग कंसोलिडेशन या फिर दो तीन बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल्स ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीकली बेसिस पे प्राइस मूवमेंट क्या क्या रहा कॉइन्स का। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इस वीक में बीटीसी का प्राइस फ्लक्चुएशन ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास रहा और इथेरियम का रहा 11.63% के आसपास। तो ये जो है ये बेसिकली इथेरियम का जो लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है वो भी एक रीज़न है यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा बहुत आने का या फिर वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत होने का। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हिट मैप क्या क्या है। तो ये डेली हिट मैप हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि आज जो है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक हम लोग इसको कह सकते हैं। जैसे कि ETH 1.2% थोड़ा डाउन है, BTC 0.9% डाउन है। ये सब बेसिकली छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग ही आप इसको मान सकते हो, मेजर फॉल आप इसको नहीं कह सकते हो। और BTC का जो डोमिनेंस है, मार्केट कैप डोमिनेंस, ये आप लोग देख सकते हो कि 47 के आसपास अभी फिलहाल हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इस चार्ट को फॉलो कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो था ये 48 का जो लेवल था इसके नीचे होवर कर रहा था। तो फिर जैसे ही ये 48 को क्रॉस करके चला गया तभी बीटीसी में पंपिंग हुआ। सिमिलरली अभी हम लोग देख सकते हैं कि 48 का जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है बीटीसी। तो ये जैसे ही होता है ना, बीटीसी का डोमिनेंस थोड़ा बहुत कम होता है तो फिर बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स है उसका मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और Correct. हमेशा ऐसा नहीं होता कि बीटीसी मार्केट लीडर बने रहे या फिर बीटीसी का ही मूव सिर्फ हम लोग मार्केट में देखते रहे। मनी जो है वो रोटेट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो पहले बीटीसी में मूव हो गया, अभी बीटीसी थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा और इथेरियम जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखा दिया। नेक्स्ट अभी जो है ऑल्ट कॉइन्स का मूव आने वाला है, तो आप लोग ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। ओवर टू यू तो प्लीज। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि ऑल्टकॉइन रैली आने का बहुत चांस है आगे? एग्जैक्टली। अभी तो मैं हिंट दे रहा हूँ तो आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग समझ जाओगे इसको। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। That's true. ओके, सो हम लोग अभी मार्केट ट्रेंड्स के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो मार्केट अपडेट्स है, न्यूज़ है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस पे। सो पहला अपडेट जो है इस हफ्ते का सबसे बड़ा अपडेट है कि शफेला विड्रॉवल्स अलाउ कर रहा है इथेरियम से और इस कारण बहुत सारे वैलिडेटर्स जो कि बहुत दिनों से इथेरियम में स्टेक किए हुए थे, दे वांट टू विड्रॉ। सो फॉर दिस रीजन अभी जो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 25,300 वैलिडेटर्स के लूज हुआ है और दे वांट टू टेक देयर मनी आउट ऑफ इथेरियम POS सिस्टम। तो ये मेनली हुआ है सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्रैकन के कारण, क्योंकि क्रैकन को रेगुलेटर्स ने स्टेकिंग से दे स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग द स्टेकिंग, तो इसलिए क्रैकन ने अपना ये प्रोग्राम बंद कर दिया है। बट क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्टेक किया हुआ था इथेरियम, सो दे वांट टू टेक आउट ऑल देयर स्टेक्ड इथेरियम। So for this reason, a lot of centralized exchanges are withdrawing their Ethereum stakes. Kraken हो गया, Coinbase हो गया, OP हो गया, etc. And a lot of retail investors जो है वो भी अपना Ethereum move कर रहे हैं, especially the part that they have earned. तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि you don't have to take out 32 Ethereum out of this. You can just take out the profit. तो इस कारण से बहुत लोग अपना profit move कर रहे हैं and they are putting it into DeFi. तो ट्रेंड ये हो सकता है आगे की लॉट ऑफ दिस DeFi प्रोटोकॉल्स जो कि अपना लिक्विडिटी खो चुके थे, दे विल गेट अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी बैक बिकॉज नाउ पीपल कैन मूव इथेरियम फ्रॉम द POS डायरेक्टली टू DeFi अगेन, जो कि अच्छा है इथेरियम के लिए क्योंकि दिस विल आल्सो एनकरेज लॉट ऑफ पीपल टू स्टार्ट पुटिंग फ्रॉम बिग पूल्स, जैसे लाइडो हो गया एक बड़ा पूल, Coinbase हो गया बड़ा पूल, Kraken हो गया बड़ा पूल, तो they will take it out from there and they will put it into smaller pools, जो कि Ethereum को और ज़्यादा decentralized बनाएगा। And some other staking pools will also allow कि आप directly 32 Ethereum को stake ना करके you can stake maybe 16 Ethereum or 8 Ethereum, तो all these things will make Ethereum ecosystem very vibrant. तो
फॉर द इमीडिएट फ्यूचर मुझे लगता है कि इस मूव के कारण इथीरियम में जो बाउंस आया है इन द प्राइस, इट माइट सस्टेन फॉर अ वाइल, एंड दिस विल ऑल्सो एनकरेज कि DeFi में बूम आए, क्योंकि people are going to move their Ethereum from which are being staked to the DeFi pools. सही बात है। इस तो जैसे सौविक जी बोल रहे थे, हम लोग कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। लाइक इथेरियम में जो लोग स्टेक किए थे, वो अभी अपना कुछ पैसा निकाल के दे आर मूविंग इनटू अदर ऑल्ट कॉइन्स या अदर जो डीफाई प्रोजेक्ट्स है उसमें। करेक्ट, सो मनी साइकिल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट? करेक्ट। और ये जो नैरेटिव है, जब अभी बिटकॉइन का तो ना कोई हाफिंग है सामने, ना कोई नया मेजर अपग्रेड्स है, तो बेसिकली ये जो मिनी बुल मार्केट या ये जो पंप हुआ है, ये मेनली इसलिए हुआ है बिकॉज पीपल आर वेरी बुलिश अबाउट इथेरियम, एंड ऑल्ट कॉइन सीजन इज ऑलमोस्ट देयर। तो जैसे शौविक बता रहे थे कि बिटकॉइन का डोमिनेंस 48% से नीचे आ गया है, एंड व्हेन इट बिटकॉइन गोज टू क्लोज टू 40%, ऑल्ट कॉइन सीजन बिगिंस। सो this is where we are right now. So moving forward, FTX का token pump हुआ suddenly because suddenly people said that FTX has recovered 7.3 billion in assets. तो ये actually इस कारण से हुआ क्योंकि market pumped हुआ। market pump होने के कारण FTX के पास जो भी assets था, they increased in value, and वो valuation increase होने के कारण they increased their total portfolio around $1.1 billion, and FTX token pump हुआ, तो इस कारण FTX का भी balance sheet artificially pump हुआ। तो this is not a very big thing, but वो चाहते हैं कि इस quarter में FTX को restart करे, which is basically within the next 3 months। अब ये तो लोगों के ऊपर है कि वो अभी FTX को विश्वास करते हैं, एंड दे डिसाइड टू एप इन एंड अपना सब पैसा FTX में डालते हैं या नहीं। बट इन जनरल मैं सैम और शोभिक का भी थॉट प्रोसेस जानना चाहूंगा कि अगर आप FTX में इन्वेस्टर होते या FTX में आपका पैसा है, तो आप किस तरीके से इसमें रिएक्ट करेंगे? हाँ, So, एक्चुअली सौविक आप बता सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरा ये मानना है, मैं किसी एक्सचेंज के खिलाफ नहीं हूँ या फिर फेवर में नहीं हूँ। एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो फिर आपको जो है मल्टीपल ऑप्शंस जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर FTX छोड़ के भी आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शंस होगा। तो आप एक के बाद एक एक्सचेंज जो है या फिर जो भी ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करते रहो, ना कि पुराना जो है उसमें भी आप मतलब उसी को देखते रहो या फिर उसी में आप फिर से वापस घूम फिर के जाओ। आप पहले एक बार देख लो, जान लो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। सो मेरा स्टैंड पॉइंट भी सेम है। लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, और मैं तो खुद से नहीं डालूंगा FTX में अभी। सो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। और बाकी मुझे नहीं लगता है कि क्रश की सारा फंड्स वापस रिकवर हुए हैं। दिस इज लाइक कुछ फंड्स, मतलब जितना Almost टोटल 50%, ओवरऑल था। almost Correct. 50% of their total asset। सो राइट, तो उनका अभी भी कुछ लायबिलिटीज है जो कि वो लोग अभी रिकवर नहीं कर पाए। सो अगर स्टार्ट करते तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक पीपल में एप इन बिकॉज वो थोड़ा सा जो पंप है FTX में, दे वांट टू कैश इन ऑन दैट, एंड कुछ लोग इसको एज अ न्यू बिगिनिंग भी सोच सकते हैं। सो इट्स अप टू द पीपल कि वो कैसे इसको लेते हैं। करेक्ट। तो मेरा जो मानना है, मेरा भी यही है कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में जा रहे हैं, तो आप एक प्लेटफॉर्म में ही सब अपना इन्वेस्टमेंट, अपना एसेट ना रखें। यू पुट इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड आप कहीं पे लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, या कहीं पे स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, या कहीं पे स्टेकिंग कर रहे हो, तो आपका जो एसेट है वो अलग अलग जगहों में होना चाहिए। दिस विल मेक यू रेजिलियंट, ताकि कोई एक कंपनी अगर डूबता है तो आप अपना सब कुछ नहीं गवा बैठे। सो दीज आर द थिंग्स विच पीपल शुड डू, एंड सूनर और लेटर आई थिंक लोगों के पास इनफ नॉलेज के साथ साथ वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में चलते हैं, जो कि और एक है OPNX क्रिप्टो एक्सचेंज। तो OPNX क्रिप्टो एक्सचेंज वाज बेसिकली फाउंडेड बाय 3AC फाउंडर्स एंड CoinFlex। तो दे रेज $25 मिलियन, और इसके बाद उन्होंने अपना एक्सचेंज स्टार्ट किया, एंड दे आर हैविंग
few tens of thousands of dollars of volume. एंड इस एक्सचेंज का खास बात ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप FTX, Celsius इन सब बैंकरप्ट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किए थे और आपका इन्वेस्टमेंट स्टक है, you can use that and you can use that to trade on this exchange. तो ये एक काफी नोबल चीज है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि 3AC का जो फाउंडर्स है, they themselves as well as their company had a lot of money in FTX. तो इस तरीके से ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक गलत बात भी है कि वो अपने बैंकरप्सी को भी अपने प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर सकते हैं. सो बेसिकली they are trading against the liquidity of retail traders in their platform, and this is the kind of exit liquidity that they are having. So I don't know the legality behind it, but on the surface this looks like a very bad thing कि आप अपने क्लेम्स को ट्रेड करने के लिए खुद एक एक्सचेंज बनाओ और खुद उस एक्सचेंज में अपने क्लेम्स को ट्रेड करो with other people's money, and you want other people to also come in and trade. And I don't know if this is going to be a sustainable thing or not for the long run. And what happens कि जब FTX का exchange claims return हो जाएगा, then what will happen? So all these things make it a very difficult thing for me to trust them. तो इस बारे में सैम आपका क्या राय है? Because you are somebody who has been trading from a few years and you have seen things which is happened in the last 2-3 years. तो इसमें अगर आप कहें कि OPNX एक्सचेंज एक नया एक्सचेंज है और इसका फाउंडर्स जो है, जो ऑलरेडी बैंकरप्ट है, अपना ही बैंकरप्सी को ट्रेड करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने एक एक्सचेंज बना लिया. तो आप क्या इस एक्सचेंज में KYC करके या इस एक्सचेंज में ड्यू डिलिजेंस करके अपना पैसा डालेंगे? और अगर डालेंगे तो आपका क्या मोटिवेशन होगा इस एक्सचेंज में पैसा डालने के लिए? सो बेसिकली आपने जो पूछा तो मेरे को एक चीज मतलब हंसी आ रहा था. सो फर्स्ट थिंग इज जो आपने पूछा कि इसके बाद क्या होगा, लाइक FTX क्लेम्स के बाद क्या होगा. सो आई थिंक जो फाउंडर्स है वो सोच रहे हैं कि यार इसके बाद भी तो कुछ और एक्सचेंज डूबेंगे, सो उनको भी हम लोग क्लेम करने के लिए ऐड करते जाएंगे, बिकॉज मे बी देयर मनी स्टक इनटू ऑल दोस कंपनीज एज वेल, जो आज जैसे आप बता रहे थे डाइवर्सिफाई करके ट्रेडिंग करो. सो मे बी ऐसे बहुत सारे और हैक्स या बहुत सारे ऐसे लॉसेस आएंगे, तो उनको वो पहले ही देख के वो सोचे कि ओके हम लोग एक ऐसा एक्सचेंज बनाते हैं जहाँ पे जो भी पैसा खो रहे हैं वो आके कभी भी कर सकते हैं. एंड दे थिंक लाइक ये होता रहेगा, FTX के बाद भी कोई और एक्सचेंज डूबेगा एंड दिस थिंग्स विल कंटिन्यू. बट ऑन दी सीरियस नोट, लाइक आई डोंट सी कि मैं क्यों करूँ इसमें, बिकॉज वो अपना खुद का पैसा जो जैसे आपने बताया उनका खुद का पैसा रखा हुआ है FTX पे, सो उनको निकालने के लिए दे क्रिएटेड अनदर एक्सचेंज. सो फॉर मी इट्स नॉट लाइक मैं ये करना चाहूँगा कि मैं KYC करके एंड वहाँ पे अपना लॉस क्लेम करने जाऊँ. एंड आई थिंक इट्स मोस्टली अबाउट मतलब वो अपना खुद का क्लेम करना चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे स्टार्ट ओपनिंग अ न्यू एक्सचेंज. बट इट्स नॉट वेरी गुड फॉर द रिटेल साइड ऑफ persons or traders to invest or trade into this kind of exchanges. करेक्ट, वेरी गुड आंसर. तो इसी के साथ अभी रिसेंटली और एक एक्सचेंज हैक हुआ है विच इज कॉल्ड BitTrue. दिस इज अ सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज और करीब करीब $23 मिलियन का क्रिप्टो कॉम्प्रोमाइज हुआ है. एंड उन्होंने 18 अप्रैल तक सिक्योरिटी चेक्स के लिए विड्रॉवल को हॉल्ट कर दिया है. तो होपफुली people who get stuck don't have to go to OpenEX to claim their bankruptcy and trade in OpenEX. तो अभी जो आप बिजनेस मॉडल बोल रहे थे शायद वो बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल भी हो सकता है, तो वी नेवर नो. बट इन जनरल सबको अपना क्रिप्टो एसेट को अलग अलग एक्सचेंजेस में, अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में रखना चाहिए. एंड ये मेन रीजन है कि अगर कभी भी कोई सेंट्रलाइज फेलियर होता है या कोई डिसेंट्रलाइज हैक होता है तो यू डू नॉट गेट वॉश्ड आउट, तो आपके पास कुछ कैपिटल्स रहे ताकि आप आगे भी इन्वेस्ट कर सको. तो इनके बाद हम आते हैं दूसरा एक प्लेटफॉर्म पे जो कि है जेमिनाई. एंड जेमिनाई का प्लेटफॉर्म विंकलवॉस ट्विंस के द्वारा फाउंडेड है. एंड विंकलवॉस ट्विंस ने अभी जेमिनाई को $100 मिलियन का लोन दिया है.
फॉर रीजन कि अभी जेमिनाई का जो पार्टनर था जेनेसिस, तो जेनेसिस इज गोइंग थ्रू अ बैंक्रप्सी क्लेम, तो इसीलिए जो भी जेमिनाई अर्न में अपना पैसा रखे थे वो पैसा डायरेक्टली जेमिनाई ने जेनेसिस को दिया था और जेनेसिस ने उसको विड्रॉवल ब्लॉक कर दिया है। बट जेमिनाई डजंट वांट टू मेक देयर यूजर्स वेट, एंड ऑल्सो जेमिनाई ये चाहता है कि यूजर्स डोंट फील कि दे आर नॉट डूइंग इनफ, तो इस कारण से उन्होंने अपने पॉकेट से 100 मिलियन का कमिटमेंट किया है ताकि जेमिनाई अर्न में जो भी अटके हैं वो अपना पैसा निकाल सके। तो आई थिंक दिस इज द अदर साइड ऑफ द फैसेट वेयर एन कि एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन जो बिजनेस रन कर रहा है फॉर वट एवर मार्केट कंडीशन, he suffered and he is trying to make his investors whole. So this is very good for the market क्योंकि this gives a very strong, you know, faith in this founders, and also investors जो है आगे भी इन इस exchange में शायद ट्रेड करते रहे because they are getting the support from the founders directly, and the founders are also trying to make the investors whole. So this is exactly the opposite kind of thing that OpenAX or FTX has done. एग्जैक्टली, सो मुझे लगता है कि दिस काइंड ऑफ एक्शंस आपको भरोसा दिलाने में अच्छा रहता है इन्वेस्टर्स को कि चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, लाइक मैं खुद का लॉस सफ़र कर रहा हूँ बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट द इन्वेस्टर्स और उनका लॉस ना हो एंड उनको सफ़र ना करना पड़े, ये चीज़ बहुत अच्छे से देख रहे हैं। एंड ये थिंग्स लाइक जो आपने बोला कि दूसरे एक्सचेंज जो अभी हैक हो रहे हैं या जिनका फंड्स तो भी मार्केट में गायब हुए हैं ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स, तो इनसे बेटर है एंड दे आर इन द कमिंग डेज दिस विल इंक्रीज द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दिस काइंड ऑफ फाउंडर्स एंड एक्सचेंजेस। तो ऑयलर हैक का पैसा मिलने के बाद दे टुक सम टाइम एंड नाउ दे हैव कम अप विद द रिडेम्पशन फॉर्म। तो इफ यू हैव kept some money in Euler, तो आप इस Euler के पेज में जाके अपना रिडेम्पशन फॉर्म को फिल अप कर सकते हो एंड यू कैन कनेक्ट योर वॉलेट एंड यू कैन गेट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी बैक। सो एक तरफ विंकलवॉल्स ब्रदर्स है जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड दे आर पुटिंग मनी आउट ऑफ देयर पॉकेट एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड दूसरी तरफ Euler हैक जो पैसा मिलने के बाद दे वांट टू मेक देयर platform investors whole, and they have come up with a plan very quickly एक हफ्ते के अंदर में, and this is also very positive for the market क्योंकि this shows कि if you are a good founder, if you have a strong team and if you are very transparent और आप कम्युनिटी के लिए सोचते हो तो of course कम्युनिटी हमेशा आपके साथ रहेगा। सही बात है। So, हम लोग जैसे लास्ट और वीक में ये बात कर रहे थे कि वापस एलर फंड्स आ रहे हैं, सो विद इन 1 वीक, लाइक लास्ट वीक का कोई हमारा पॉडकास्ट देखेगा और आज देखेगा, सो दे विल नो लाइक कितना जल्दी इन्होंने डिसीजन लिया एंड कितना जल्दी ये जो क्लेम है ये अभी लाइव भी है, ऐसा नहीं कि प्लान है। और ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, सोलाना इज गोइंग टू लॉन्च देयर सागा फोन एज इट्स कॉल्ड, एंड ये फ़ोन बेसिकली आपका क्रिप्टो वॉलेट के हिसाब से भी काम करेगा और फ़ोन के हिसाब से भी काम करेगा। तो एज लॉन्ग एज यू हैव फिजिकल होल्ड ओवर दिस फ़ोन, तो आपको पासवर्ड याद नहीं रखना पड़ेगा, लॉगिन याद नहीं रखना पड़ेगा, यू कैन जस्ट यूज द फोन एज योर हार्डवेयर वॉलेट एज वेल एज इट विल वर्क एज अ फोन। तो अगर ऐसा फोन लॉन्च होता है, इट्स लाइक $1,000 जो कि इंडियन रुपीज में करीब करीब 85,000 रुपीज के आसपास है, जो कि आईफोन्स के लिए काफ़ी चीप है कंपेयर टू आईफोन्स, बट कंपेयर टू नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन काफ़ी कॉस्टली है। तो डू यू थिंक कि आप ऐसा एक फ़ोन अपने पास रखना चाहते हो एज अ यूटिलिटी फॉर अ फोन और जस्ट टू शो ऑफ, लाइक व्हाट डू यू थिंक? सो मुझे लगता है कि इनिशियली लाइक जब ये लॉन्च हो रहा है सो पीपल बी एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ है, जैसे सोवी बता रहे थे दिस इज़ लाइक द फर्स्ट ऑफ अ काइंड फ़ोन जो कि कोई एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के प्रोजेक्ट ला रहा है। सो इनिशियली बहुत लोग इनको ट्राई आउट करना चाहेंगे एंड इसका रिव्यूज़ भी आएगा वंस इट्स लाइव फॉर द पीपल, बट आई थिंक इसका मेन यूटिलिटी आएगा अकॉर्डिंग टू रिव्यूज़ बिकॉज ऑफ इसके अंदर एक इनबिल्ड हार्डवेयर वॉलेट है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी ऐड नहीं करता बिकॉज आप एक $100-200 में आप एक नॉर्मल हार्डवेयर वॉलेट ले सकते हो अलग से अपने लिए एंड यू कैन कीप अ फोन अलग, बिकॉज इट्स लाइक
कि अपना फ़ोन में आपका हार्डवेयर वॉलेट है, तो अगर फ़ोन चोरी हो गया या फ़ोन कोई लेके भाग गया, तो फिर आपका हार्डवेयर वॉलेट भी चला गया। सो अटैचिंग इट हैज़ अ एडवांटेज, बट उसके साथ डिसएडवांटेज भी है, प्रोवाइडेड दैट यू स्टे इन इंडिया। सो आपका दोनों चीज़ आपको देखना होगा, एंड आई थिंक इट विल बी द काइंड ऑफ रिव्यूज़ दैट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट इनिशियल सेल, कि हमें पता चलेगा कि ये क्या रियली उतना बेटर है rather than iPhones या Androids, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी भी प्रीमियम सेगमेंट में आई थिंक इतना भी लाइक अफोर्डेबल नहीं है नॉर्मल पीपल के लिए, बट या आई थिंक इट्स अबाउट द रिव्यूज़ दैट वी गेट आफ्टर द लॉन्च, जो इसको अलग बनाएगा या इसका यूटिलिटी कितना है वो बताएगा। और आज के हफ्ते के आखिरी न्यूज़ में, जो कि जापान अपने देश में क्रिप्टो और वेब3 को प्रमोट करने के लिए देर रूलिंग पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एक नया प्रमोशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका उन्होंने नाम दिया है कूल जापान। एंड दिस इज बेसिकली अ वाइट पेपर जो कि जापान में क्रिप्टो इंडस्ट्री को बूस्ट करने का और वेब3 को बूस्ट करने का एक प्रयास है। तो एक तरफ जहां यूएस ऑपरेशन चोक पॉइंट 2.0 क्रिएट कर रहा है, जहां पे मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंकिंग से अलग कर दिया जा रहा है, या फिर डीफाई के ऊपर काफ़ी हार्श डिसीजंस हो रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना ने अपने इंटरनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो को बैन करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ जापान एक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, एंड जापान हैज़ ऑलवेज बीन सच अ प्रोग्रेसिव कंट्री फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक इंक्लूडिंग क्रिप्टो। तो इस कारण FTX जापान के जो भी यूजर्स थे, दे डिड नॉट सफर एनी प्रॉब्लम इवन इफ FTX वेंट डाउन, क्योंकि जापानीज रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी यूजर फंड को क्रिप्टो कंपनी अपने फंड के साथ एक साथ नहीं रख सकता। दे हैड टू सेग्रीगेट बोथ ऑफ देम। तो इस कारण जब FTX वेंट डाउन, यूजर फंड्स वर स्टिल सेफ, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और हर कंट्री को इससे कुछ सीख लेके इस तरीके से अपने लॉस को बनाना चाहिए ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स एट द एंड ऑफ द डे कैन स्लीप पीसफुली। थैंक यू। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू दिस, एंड आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, एंड हम लोग इसको नेक्स्ट पॉडकास्ट में ले सकते हैं। एंड अदर देन दैट, थैंक यू एंड शुभ नववर्ष टू यू ऑल। शुभ नववर्ष। शुभ नववर्ष।